आज की कहानी है महाराष्ट्र के कोंकण रीजन की। ये कहानी है प्रभा की। प्रभा हर गर्मी की छुट्टी अपने नाना जी के यहाँ जाता था, पर हर बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो लगोरी के गेम में अच्छा नहीं था। पर इस बार प्रभा ने ठानी थी कि मैं लगोरी में जीतूंगा भी और सबसे अच्छा प्लेयर बन के दिखाऊंगा। पर वो कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वो हो जाए, ये जरूरी नहीं। प्रभा गर्मी की छुट्टी मनाने अपने नाना जी के यहाँ आया। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इस बार उसने बहुत प्रैक्टिस की थी लगोरी के गेम की। दोपहर का समय था, सारे ही बच्चे बीच के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लगोरी का गेम खेलेंगे। दूर से उन्हें प्रभा आते हुए दिखा तो सब आपस में मजाक करते हुए कहते हैं, मोटा आला मोटा आला मोटा आला। प्रभा को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। पर इस बार नहीं, इस बार वो लगोरी के गेम के लिए फुल तैयारी करके आया। वो भागते हुए जाता है, खुद को थोड़ा सा संभालता है और कहता है, मैं भी इस बार लगोरी खेलूंगा। तो बच्चे बोलते हैं, अरे तू तो हर बार बोलता है खेलेगा, पर तू खेल तो पाता नहीं। एक काम कर, इसको बॉल दे और इसको निशाना मारने दे, देखते अगर 3 में से एक बार भी निशाना नहीं लगा तो तू इधर दिखना नहीं चाहिए, चुपचाप जाने का, समुद्र के पास बैठने का और मस्ती करने का, ठीक है? प्रभा बोलता है, हाँ ठीक है। प्रभा बॉल हाथ में पकड़ता है और उसके सामने 7 पत्थर का वो टावर, वो रेडी है पत्थर को हिट करने के लिए। पहली बॉल प्रभा से मिस हो जाती है। लोग थोड़ा सा हंसना शुरू करते हैं। प्रभा फिर से अपने आप को काम करता है, वो बॉल उठाता है और वो फिर से डिसाइड करता है कि अब वो मारेगा। फिर से वो दूसरी बार मारता है, बॉल फिर से मिस हो जाती है। अब प्रभा नर्वस हो गया है। उसने इतनी प्रैक्टिस जो की थी वो कुछ भी रंग नहीं दिखा रही है। वो तीसरी बार बॉल मारता है और इतने से के लिए फिर से चूक जाता है। लोग उसका फिर से मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं, एक काम कर, चुपचाप जा, समुंदर के पास खेल, ये तेरे बस की बात नहीं है। प्रभा को बहुत बुरा लगता है, पर अब कोई उसे खिलाना नहीं चाहता है। प्रभा चुपचाप समुंदर किनारे जाने लगता है और बच्चे हंसी मजाक करते हुए लगोरी का गेम खेलने लगते। प्रभा धीरे धीरे समुंदर की ओर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। एक बड़ी सी लहर सामने से आ रही है। प्रभा उसके बारे में सोच भी नहीं रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि जो भी इतनी तैयारियां की थी अब उसका क्या होगा। लोगों ने उसका फिर से मजाक उड़ा दिया। पूरी गर्मी की छुट्टी अब बस वो यही करेगा, समुंदर किनारे बैठा रहेगा और लोगों को लगोरी खेलते देखेगा और अपना मजाक उड़ते देखेगा। तभी जोर की लहर आती है और प्रभा को कुछ तो आके उसके पैर पे टक से लगता है। प्रभा को हल्का सा दर्द होता है। वो नीचे झुक के देखता है कि क्या लगा। एक पत्थर, एकदम शाइनी पत्थर। प्रभा उसे उठाता है। वो हल्का सा अपने टी शर्ट से उसे घसता है और देखता है कि उस पत्थर के ऊपर जैसे मानो किसी ने स्माइली खुरेद दी है। वो उस पत्थर को गौर से देख रहा है। तभी ठक 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 करके बॉल उसकी तरफ आती है और जोर की एक आवाज़ आती है दीपेश की। दीपेश उससे चिल्लाते हुए बोलता है, ए प्रभा, बॉल फेंक। प्रभा बॉल उठाता है तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे कितने टप्पे में फेंकेगा, 1 2 3 4, कितने टप्पे में फेंकेगा। प्रभा बॉल उठाता है, उनकी बात को नज़रअंदाज करता है और जोर का थ्रो फेंकता है। सबके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। प्रभा ने कुछ नहीं तो 50 या 60 मीटर दूर जो 7 पत्थर का टावर था उसे फोड़ दिया है बॉल फेंककर। लगोरी में जो वो नज़दीक से पत्थर पे नहीं मार पा रहा था, वो उसने अभी 60 मीटर दूर बॉल फेंक कर फोड़ दी। सब के सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का मंग्या बोलता है, काम करते हैं, प्रभा को लेते हैं, लगता है आज उसका दिन है, उसको खिलाते हैं,
दीपेश बोलता है अरे अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं खिलाने की, गलती से एक बार लगा है। तो क्या लग रहे थे, कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है क्या? बोलते अरे खिला लेना, क्या जा रहा है, हर बार गर्मी की छुट्टी में आता, अपन नहीं खिलाते उसको, इस बार खिला लेते। वो प्रभा को इशारा करते, प्रभा आजा आजा खेलते हैं। प्रभा के चेहरे पे एक खुशी है। वो पत्थर को चूमता है और अपने जेब में भर लेता है और वो दौड़ते हुए जाता है। और अब शुरू होता है लगोरी का गेम। प्रभा राउंड दर राउंड हिट कर रहा है और पत्थर गिरा रहा है और देखते ही देखते प्रभा की टीम जीत जाती है। हर कोई प्रभा को कंधे पे उठा लेता है। ये देखकर दीपेश को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है ये फ्लूक में इतना अच्छा कैसे खेल गया। सब बच्चे उसकी तारीफ करते हैं पर दीपेश नहीं करता। शाम का समय हो चुका है, हर कोई घर जाने को। दीपेश भी अपने घर की ओर जाने लगता है। दीपेश अपने घर की ओर जाना शुरू करता है और उसे अजीब सा लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो एकदम से घूम कर देखता है। ए प्रभा, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अपने घर पे जा। आया मोटा शाना, एक गेम क्या खेल लिया तो मेरा पीछा करने लगा। दादा सॉरी बोलो। क्या बोला? दादा सॉरी बोल। क्यों सॉरी बोलूं? तुम मेरे को हर बार मोटा मोटा बोल के चिढ़ाते हो, मेरे को गेम नहीं खिलाते हो, बोला ना सॉरी बोलो। दीपेश उसकी ओर हंसता है। अबे मोटे, देखो क्या लगता है मैं तेरे को सॉरी बोलूँगा तो एक गेम क्या जीत गया, अपने को बहुत शाना समझ रहा है क्या? दीपेश उसका कॉलर पकड़ लेता है। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो दीपेश को चौंका देता है। प्रभा पहले तो कॉलर से उसका हाथ हटाता है और उसके बाद कस के उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और फिर अपनी जेब से वो पत्थर निकालता है और दीपेश के सर पर मारने लगता है। कम से कम 6 से 7 बार वार करता है। दीपेश चिल्ला रहा है, चीख रहा है। प्रभा को एकदम से लगता है कि आवाज़ें आ रही हैं, लोग आना शुरू हो जाएंगे। वो भाग जाता है। दीपेश को समझ ही नहीं आता कि एक छोटा सा प्रभा, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने ना सिर्फ दीपेश को पकड़ा, उसका हाथ मोड़ा और इतना मारा कि उसका सर फोड़ दिया। दीपेश दौड़ते हुए अपने घर जाता है। प्रभा के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी है। वो उस पत्थर को फिर से देखता है। वो दौड़ के जाता है, नल चालू करता है, पानी गिरने लगता है तो वो फटाफट उस पत्थर को धुलता है। उस पत्थर से गिर रहा खून दूसरी तरफ बहता है। प्रभा के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी है। वो फटाफट नल बंद करता है, उस पत्थर को पोंछता है, अपनी जेब में रखता है और कमरे में घुस जाता है। तभी उसकी नानी उसे खाने के लिए बुलाती है। शाम के नाश्ते के लिए जब वो बाहर आता है तो वो अपना चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। उस समय पत्थर उसकी जेब में ही रहता है। वो चुपचाप नाश्ता कर रहा है, तभी बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मानो जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हों। हम देखते हैं दीपेश, दीपेश के पापा, दीपेश की मम्मी, हर कोई वहाँ पे खड़ा है और वो जो बच्चे खेल रहे थे सब चिल्ला चिल्ला के प्रभा का नाम बुला रहे हैं। प्रभा अपने नानी के साथ बाहर आता है। दीपेश की मम्मी दीपेश का शक्ल दिखाते हुए कहती हैं, ये देखो उसके सर पे इतना बड़ा पट्टी बंधा हुआ है, ये सब तुम्हारे प्रभा ने किया है। नानी हंसती है, छोटा सा मेरा प्रभा क्या ही कर लेगा। दीपेश बोलता है, इसने मेरा सर खोल दिया मार मार के, ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत बेकार लड़का है, मैं इसको खिलाता नहीं था तो ये उसका बदला ले रहा है, बट आज तो मैंने इसे खिलाया। तुम सबसे पूछो, सारे लड़कों से पूछो, आज तो मैंने इसे खिलाया। नानी प्रभा की तरफ देखती हैं, प्रभा क्या तूने ये किया है? प्रभा नानी की तरफ देखता है और फिर दीपेश की तरफ देखता है और धीरे से सर हिलाता है। हाँ, मैंने मारा है। हर कोई चौंक जाता है, इतना मारा है कि उसके सर पे पट्टी लग गई है। प्रभा सर ऐसे ऐसे हिलाता है और कहता है, मैंने इतना नहीं मारा, मैंने तो बस पीठ पे मारा था, एक टपली जैसा मारा था कि दादा तुम मेरे को मोटू मोटू क्यों चिढ़ाते हो, मैंने और कुछ भी नहीं किया, दादा मुझे खिलाता नहीं है, वो तो आज मैं अच्छा खेला करके दादा ने मुझे टीम में लिया। सारे बच्चे बोलते हैं प्रभा सही कह रहा है। दीपेश उसको बहुत चिढ़ाता है।
इस पर नानी तुरंत भड़क जाती है और दीपेश की मम्मी को कहती है कि पहले तुम अपने बच्चे को देखो, उसे समझो, बाद में प्रभा की शिकायत करने आना, ठीक है। दीपेश प्रभा की तरफ बढ़ता है, बोल झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, तूने ही मारा था मुझे, तुझे पता है ना। हम देखते हैं कि प्रभा अपने नानी के पीछे छुपता है, पर उसकी आंखें अजीब सी हैं, मानो आंखों से गुस्से से दीपेश की ओर देखते हुए कहता है, मैंने नहीं मारा था, मैंने तुझे नहीं मारा था। और ये दो लफ्ज सुनकर दीपेश एकदम से डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं अगर वो एक कदम और आगे बढ़ाएगा तो उसे फिर से प्रभा मारेगा। वो डर के अपने मम्मी को बोलता है कि काम करते आई, निकलते हैं यहाँ से, छोड़ देते हैं, पागल है एकदम से। नानी उसके ऊपर चिल्ला के बोलती है, मेरे लड़के को पागल कैसे बोला। पर वो लोग वहाँ रुकते नहीं हैं, वो सब निकल जाते हैं, सारे ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। और प्रभा चुपचाप अपने पत्थर को देखता है और एक अजीब सी हंसी हंसता है। तभी उसकी नानी उसे कहती है, प्रभा क्या हंस रहा है, जा जाके खाना ख़त्म कर। और वो दौड़ के जाता है, हाँ हाँ नानी जाता हूँ, ख़त्म करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। बोलती है, हाँ हाँ मेरा बच्चा, मुझे पता है तूने कुछ भी नहीं किया था। रात का समय हो चुका है। प्रभा ने नाना को सुबह से नहीं देखा है। वो नानी से पूछता है, नाना कभी आएंगे, नाना कभी आएंगे, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तभी नाना आते हैं, दोनों हाथ भरे हुए हैं, दोनों हाथ में प्रभा के लिए ढेर सारे खिलौने। नाना को देखते ही प्रभा दौड़ कर जाता है और नाना को चिपक जाता है। नाना प्रभा की जान है और प्रभा नाना की। दोनों आपस में बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारे खिलौनों से खेलते हैं। और जब नाना कहते हैं कि अब चल, अब मुझे खाना खाना है, थोड़ा आराम करना है, मुझे तो रात में जाना भी है ना, चल अब तू सो जा, तो प्रभा आधी नींद में अपने नाना की उंगली पकड़ते हुए कहता है, आपने वो कहानी नहीं सुनाई, वो बोट वाली, लास्ट टाइम पूरी नहीं की थी, सुना के जाओ। इतना बोलते ही प्रभा को नींद आ जाती है और नाना वहाँ से उठ जाते हैं। प्रभा गहरी नींद में सो रहा है, नानी गहरी नींद में सो रही है। रात का 1 बज चुका है। नाना तैयारी कर रहे हैं फिशिंग के लिए। वो अपना नेट तैयार करते हैं, वो सारा सामान उठाते हैं और वो निकलने लगते हैं। तो धीरे 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 करते हुए बाहर सारा सामान इकट्ठा करके अब समंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो घूमकर देखते हैं, उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा कि कोई दोस्त होगा जो साथ में आने वाला होगा। वो पलट कर देखते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं है। पर उन्हें आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। वो थोड़ा इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई हो तो उसे आवाज़ लगाएं। वो आवाज़ भी लगाते हैं, पर कोई नज़र नहीं आता। तो धीरे 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 चलना चालू करते हैं। वो अपने बोट की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक पेड़ के पीछे से प्रभा निकलता है। प्रभा धीरे धीरे चलना शुरू करता है। तभी एकदम से कुछ अजीब सा होता है। चल 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 चल, जल्दी चल, जल्दी चल, मैं ना तुझे एक नीली रोशनी दिखाऊंगा समंदर में। जिसका जवाब प्रभा देता है, कैसी नीली रोशनी। किसकी थी ये दूसरी आवाज, ये प्रभा को भी नहीं पता। पर प्रभा के हाथ में जो पत्थर है और जो उस पर स्माइली बनी हुई थी, वो चमक रही थी। प्रभा उस पत्थर से बातें कर रहा था। वो पत्थर से आवाज आ रही थी कि चल चल चल, मैं तुझे नीली रोशनी दिखाता हूं समंदर में। इतनी रात गए समंदर में प्रभा दौड़ते हुए, बिना किसी की देख रेख में भागते हुए समंदर में चला जाता है। थोड़ी देर बाद समंदर में प्रभा और वो पत्थर खेल रहे हैं, मानो एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे फेंक रहे हैं। और उनके खेलने और खिलखिलाने के और गूंजने की आवाज समंदर में दूर दूर तक अब धीरे धीरे पहुंच रही है। तभी नाना जी को एक आवाज आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि दूर से कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो अपने दोस्त से बोलते हैं कि यार हमें देखना चाहिए। तो उसका दोस्त उन्हें तुरंत बोलता है कि
मुझे नहीं लगता देखना चाहिए, तुम्हें तो पता है समंदर कैसा होता है। यहाँ पे वैसे भी अजीब अजीब चीज़ें होती ही रहती हैं, तो अच्छा होगा कि हम इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें और ना देखें। नाना जी से रहा नहीं जाता। वो अपनी टॉर्च लाइट निकालते हैं और दूर तक फ्लैश मारते हैं, जहाँ तक उनका फ्लैश पहुँचे। उन्हें कुछ तो बहुत अटपटा सा लगता है। वो खुद से बोलते हैं, ये लड़का तो रबिया के जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, रबिया तो सो रहा है, वो नहीं हो सकता। और तभी उन्हें आवाज़ आती है रबिया की, ए नीला पानी, मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी ये नीली रोशनी, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो इतने साल से नाना के यहाँ पे आ रहा था, नाना ने तो मुझे समंदर में कभी भी ये नहीं दिखाया। नाना जब ये सब सुनते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो दौड़ते हुए अपनी फ्लैशलाइट लेके जाते हैं और प्रभा तक पहुंचते हैं। प्रभा को एकदम से झकझोरते हैं, प्रभा यहाँ क्या कर रहा है? प्रभा के हाथ से पत्थर छूट के नीचे गिर जाता है। प्रभा उस पत्थर को उठाने जाता है, तभी नाना उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तो क्या कर रहा है? किससे बातें कर रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? तुझे पता है ना कि समंदर में रात में आना सही नहीं है? किसने आने दिया तुझे? नाना जी, किसी ने भी आने नहीं दिया, मैं तो बस ऐसे ही आपके पीछे पीछे ही आ गया था। प्रभा, तुझे पता है ना ये सब सही नहीं है, यहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या कर रहा था? किसके साथ खेल रहा था? इस बात पर प्रभा कोई जवाब नहीं देता। वो अपना पत्थर उठाता है, उसे जेब में डालता है और नाना जी उसका हाथ पकड़कर उसे घर लेके जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। समंदर सही नहीं है। अगली सुबह होती है। प्रभा नींद से उठता है। नींद से उठते ही साथ सबसे पहले वो अपनी पैंट टटोलता है और उसमें से वो पत्थर निकलता है। वो पत्थर की ओर देखता है और एक अजीब सी हंसी हंसता है। पर तभी उसे आवाज आती है उसके नाना जी की, प्रभा, ओ प्रभा। प्रभा तुरंत वो पत्थर रखता है और भागकर अपने नाना जी के पास जाता है। नाना जी उसकी फेवरेट फिश लेकर आए हैं। वो फिश उसके सामने रखी हुई है और नाना जी उससे बस एक सवाल पूछते हैं, ये फिश पसंद है? प्रभा एकदम ऐसे करके सर हिलाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, खानी है? हाँ हाँ नाना, खानी है। तो याद रहे, कल रात में जो हुआ अब वो नहीं होना चाहिए। आज से समुंदर पे रात में जाना मना है, ठीक है? हाँ नाना, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो ही ये फिश मिलेगी, अगर गया तो फिश बंद। प्रभा तुरंत मान जाता है, हाँ हाँ नाना, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं रात में कहीं नहीं निकलूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अभी मैं ये फिश खाऊं? नाना जी बोलते हैं, हाँ खा लो, तुम फिश खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, जो कहानी मैंने इनकम्प्लीट छोड़ी थी, ठीक है? प्रभा जल्दी से अपनी फिश ख़त्म करता है और फिर जिद करना शुरू करता है, नाना जी वो कहानी सुनाओ, नाना जी वो कहानी सुनाओ। नाना जी उसके साथ बेड पर लेटते हैं और उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। पूरी दोपहर इसी किस्से कहानी में निकल जाती है और प्रभा और नाना जी सोते सोते कब रात कर देते हैं पता ही नहीं चलता। रात का समय हो चुका है, नाना जी को फिर से निकलना है। प्रभा सो रहा है। उठते समय नाना जी की नज़र उस पत्थर पर पड़ती है। नाना जी पत्थर की ओर देखते हैं और वो उस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी फिशिंग नेट उठाते हैं, सारा सामान उठाते हैं और अपने बोट की ओर जाना शुरू करते हैं। जब वो अपनी बोट की ओर जाना शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो आवाज़ आ रही है और जो उनके बोट की ओर से ही आ रही है। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आवाज़ कैसी आ रही है। वो थोड़ा और नज़दीक जाना शुरू करते हैं और थोड़ा तेज़ चलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो उनके बोट को खुरेद रहा है, मानो किसी पत्थर से खुरेद रहा हो। वो तेज़ी तेज़ी चलना शुरू करते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे?
वो बोट के पास कौन क्या कर रहा है, कौन है वहां पे? वो जैसे ही बोट के पास पहुंचते हैं और फ्लैशलाइट मारते हैं, वो देखते हैं वहां पे कोई तो बैठा हुआ है। ए, क्या कर रहे हो तुम, कौन है? वो बच्चा सर ऊपर करता है। उसकी आंखें खूनी लाल हैं, उनमें एक अजीब सी रोशनी आ रही है और दादाजी दंग रह जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, प्रभ्या, ये प्रभ्या, ये क्या कर रहा है? और हम पहली बार देखते हैं कि प्रभ्या के मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो चुपचाप खुरेद रहा है, वो खुरेदते जा रहा है, खुरेदते जा रहा है, खुरेदते जा रहा है। नाना जी तेजी से उसे हाथ से पकड़ते हैं और उसे वहाँ से दूर करते हैं बोट के पास से, और तभी उन्हें कुछ नज़र आता है। नाना जी के बोट पर एक नाम खुरेदा हुआ है। नाना जी उस नाम को देखते हैं और नाम को देखते ही नाना जी को अजीब सा लगता है, मानो वो पास्ट में चले गए हों। और वो धीरे से बोलते हैं, नैनू, नैनू। नाना जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कहानी है 40 साल पहले की। 40 साल पहले शराब के नशे में नाना जी फिशिंग करने जा रहे थे और तब नैनू नाम का एक छोटा सा लड़का उनकी ही बोट के पास ऐसे ही पत्थर से कुछ तो खुरेद रहा था। शराब के नशे में नाना जी उसे जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ए, क्या कर रहा है वहां पे? नैनू डर जाता है। वो फटाफट अपना पत्थर उठाता है और वो भागने लगता है, पर नाना जी क्योंकि नशे में रहते हैं, वो अपनी बोतल उठाते हैं और खींच के वो बोतल फेंकते हैं और वो बोतल का टुकड़ा जाकर नैनू के सर पे लगता है और नैनू वहीं का वहीं मर जाता है। उसका सर फटता है, उससे खून गिरने लगता है और नाना जी जब जाके वहां पर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि नैनू मर गया है। उनके शराब के नशे ने आज एक बच्चे की जान ले ली। वो सीधा अपने घुटने पर गिर जाते हैं, वो प्रभा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। नाना कुछ बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि अब जिसे वो सामने देख रहे हैं वो सिर्फ प्रभा नहीं है, वो नैनू है। वो धीरे से बोलता है, उस रात मुझे मार दिया था ना, मेरे साथ गलत किया था और कभी किसी को पता भी चलने नहीं दिया कि मुझे मार दिया। नाना रोते हुए घुटने पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो प्लीज, प्रभा को छोड़, मैं सबको बोल दूंगा कि मैंने ही नैनू को मारा था। कुछ समुंदर में कुछ नहीं हुआ था, किसी ने उसके साथ गलत नहीं किया था, कोई जानवर ने उसे नहीं मारा, मैंने ही मारा था नैनू। नाना ये चीज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वो कबूल कर लेंगे, और तभी नैनू एकदम से वहां से गायब हो जाता है। ना तो नैनू प्रभा के शक्ल में नजर आ रहा है, ना ही तो वो रोशनी नजर आ रही है, और हम देखते हैं कि चारों तरफ वो मछुआरे खड़े हैं और उनके बीच खड़ा है नैनू का पापा, जो सिर्फ एकटक नाना की तरफ देख रहा है और उसे ये यकीन नहीं हो रहा है कि आज प्रभा की मदद से उसे अपने बेटे का हत्यारा मिला है। कभी कभी आत्माएं सिर्फ अपना बदला लेने आती हैं, वो किसी को दर्द देने नहीं आती, वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आती हैं, पर वो अपना बदला लेने आती हैं। शायद नैनू बस अपना बदला लेने आया था, उसने प्रभा को कोई हार्म नहीं पहुंचाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल अभिषेक दुबे स्टोरीज को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, और मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।